गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं कक्षा का सेकंड बुक से चौथा लेसन जलवायु का अध्ययन करेंगे कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु के अध्ययन में कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मानसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता। अब यहाँ देखिए आप कि आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं, आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं। दक्षिण भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती है। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। ये भिन्नता मौसम के तत्वों तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। तो मौसम के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं? तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण। मौसम क्या है? मौसम एक वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अधिक अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमिक दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इससे पहले हम मानसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता कि मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और उत्तर पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। गर्मियों में पश्चिम मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक होता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। दिसंबर की किसी रात में जम्मू और कश्मीर के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम तथा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। उदाहरणतः केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वह रात का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में मौसम में कितनी विविधताएं पाई जाती हैं। इन बहुत सारी विविधताओं के साथ साथ भारत के अंदर
मानसून एकता प्रदान करती है। इतनी विविधताएं मौसम में पाई जाती है, लेकिन जब मानसून सारे भारत के अंदर आती है तो भारत के अंदर भारत के सभी किसान उस मानसून की इंतज़ार करते हैं और यही मानसून भारत को एकता प्रदान करती है। वर्षा में भी हम देखते हैं कि भारत के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न वर्गों में वर्षा होती है। कई वर्षा बहुत अधिक होती है तो कई बहुत ही कम होती है। मेघालय में मौसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर होती है, वहीं राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्षा के अंदर भी भिन्नता पाई जाती है। अब प्रश्न बनता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यह मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं, स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक और दूसरा वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। स्थिति ये कैसे प्रभावित करता है भारत के मानसून को। सबसे पहले अक्षांश। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। दूसरा हिमालय पर्वत। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। साइबेरिया की जो ठंडी पवनें आती है उन पवनों से भारत को बचाती है। जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। इसके बाद देखिए कि समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरणतः आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्चावच। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा या ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। यानी जो ढाल पवन के सामने है वो अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जो पवन की दूसरी तरफ है वो कम वर्षा प्राप्त करते हैं, जिसे पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं। वायुदाब एवं पवनों से जुड़े महत्वपूर्ण कारक। वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु सहतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न वायु संचरण। और तीसरा शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा का अनुकूल दशाएं। उपर्युक्त तीनों कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भली भांति समझा जा सकता है। यहाँ देखिए शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या है। धरातलीय वायुदाब तथा पवने। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के ऊपर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर का धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें
भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भाग इन शुष्क पश्चिम पवनों के प्रभाव में आ जाता है। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण देखिए, ये क्या है? जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतह में चलती है। निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभाव अधीन होता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिण शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम और उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती है और भारी वर्षा होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जो जेट स्ट्रीम चलती है, ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। आप कई बार मौसम का जो भाग है आपके टेलीविज़न पर जो आता है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये चक्रवात कितना नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि देखिए। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या है? धरातलीय वायुदाब तथा पवनें गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, उपमहाद्वीपीय के निम्न तथा उच्च दोनों स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया है कि भूमध्य रेखीय द्रोणी के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। प्राय ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। आईटीसी जेट निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु सहती विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिम दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है।
जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु परिसंचरण। वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिण भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ये जेट प्रवाह अगस्त में 15 उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 उत्तर अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता। पूर्वी जेट प्रवाह और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों की बारंबार यानी लगातार दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। इसके बाद है भारतीय मानसून की प्रकृति कि भारतीय मानसून की प्रकृति क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि भारतीय मानसून की प्रकृति क्या है।